नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर डिस्कशन में। चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। चलते हैं हमारे पहले आर्टिकल की ओर। हमारा पहला आर्टिकल है भारत और चाइना से संबंधित है। भारत और चाइना के बीच में अभी थोड़ी तनावपूर्ण स्थितियां पैदा हो गई है। क्या कारण, इसके बारे में चर्चा करें तो देखो क्या मुद्दा है। इस मुद्दे को समझने से पहले आप इस मैप को एक बार समझ लो ताकि आपको ये मुद्दा आसानी से समझ में आ जाए। ये एरिया पहले देखो, ये है जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख का ये एरिया पूरा, ठीक है। अब ये एरिया है लद्दाख का, यहाँ पर ये LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यहाँ पर है। ये एरिया है, ये अक्साई चीन का एरिया है। ये कौन सा एरिया? ये अक्साई चीन का एरिया है। ये किसके पास में? ये चाइना के पास में। पहले ये 1962 से पहले ये भारत के पास में था, ये भारत का एरिया था। उसके बाद में 1962 में भारत और चाइना के मध्य वॉर हुआ। इस वॉर में भारत की हार हुई और चाइना ने ये जो पार्ट है इस पर कब्जा कर लिया। तब से लेके ये आज तक चाइना के हिस्से में। ये जो एरिया है ये चाइना को पाकिस्तान ने गिफ्ट कर दिया। ये POK पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, ये तो पाकिस्तान के पास में है ही। ये जम्मू कश्मीर जो हमारा है, हमारे पास में अभी है। वैसे ये भी हमारा है लेकिन ये अभी भी हमारे पास में ही है। और ये लद्दाख का एरिया है। अब इस मैप को आपने समझ लिया। ये जो अक्साई चीन का एरिया है ना, यहाँ पर चाइना काउंटी डेवलप कर रहा है, काउंटी बना रहा है। अब ये काउंटी क्या होती है? हमारे यहाँ पर एक होता है स्टेट, राज्य, अलग अलग राज्य होते हैं, जैसे राजस्थान है, गुजरात है, तमिलनाडु है, ये क्या है? राज्य है। वैसे चाइना में क्या होते हैं? चाइना में होते हैं प्रोविंस, अलग अलग प्रोविंस होते हैं। जैसे वहाँ का है जिनजियांग प्रोविंस है, तिब्बत एक प्रोविंस है, वैसे अलग अलग प्रोविंस होते हैं। अब उसके बाद में हमारे क्या होते हैं? डिस्ट्रिक्ट होते हैं। हर राज्य में अलग अलग जिले होते हैं, ठीक है। तो वैसे चाइना में क्या होते हैं? वहाँ पे काउंटी होते हैं। तो हमारे यहाँ पे जिले, चाइना में काउंटी। तो चाइना यहाँ पे ये जो अक्साई चीन है यहाँ पर 2 नए जिले बना रहा है, काउंटी बना रहा है, इसका मतलब है जिले बना रहा है। इसके लिए ये मुद्दा पूरा चर्चा में आ गया है। तो ये चर्चा में इस वजह से है, इंडिया ने प्रोटेस्ट किया कि चाइना यहाँ पर 2 नई काउंटी बनाया है। कहाँ बना रहा है? जो अक्साई चीन का रीजन है वहाँ पर। भारत ने कहा है कि हमारा ये पार्ट है, अक्साई चीन है जो भारत का है, आप यहाँ पर इंटरफेयर कर रहे हो, ये हमारी इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी में आप जो हस्तक्षेप कर रहे हो, ये हमारी जो हमारा देश की अखंडता है, जो एकता है, उसमें आप हस्तक्षेप कर रहे हो, ये हमें कतई मंजूर नहीं है। इससे पहले अभी क्या मुद्दा हुआ था रिसेंट टाइम में आपने देखा होगा कि चाइना है वो हमारी जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ना, यहाँ पर एक डैम बना रहा है जिससे क्या यहाँ के पानी को रोक दिया जाएगा। तो ये भी एक चैलेंज देखने को मिला था। तो अभी रिसेंट टाइम में हमारे जो अजीत डोभाल जी हैं वो चाइना की यात्रा पे गए थे, तो लगा था कि भारत और चाइना के बीच में जो रिश्ते हैं वो नॉर्मलाइज होंगे, रिश्तों में सुधार आएगा। पर चाइना जिस प्रकार की हरकतें कर रहा है ना, उसे देखने से लग नहीं रहा है कि रिश्तों में सुधार आएगा। अभी 2025 में मोदी जी हैं वो चाइना की विजिट पर भी जाने वाले हैं। तो ये सारे मुद्दे वहाँ पर उठाए जा सकते हैं। तो वापस ये मुद्दे चर्चा में आएंगे। तो ये एक और मुद्दा जुड़ गया कि भारत और चाइना के बीच में जो बॉर्डर टेंशन है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, चाहे कितने भी हाथ पैर है वो मार लो। तो ये पूरा मुद्दा था इंडिया और चाइना से संबंधित। चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल किससे संबंधित है? ये इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम जो विभाग है उससे संबंधित है। ये चर्चा में इस वजह से है कि इसको 150 वर्ष पूरे हो चुके हैं। ये जो भारतीय मौसम विभाग है इसको बने हुए 150 वर्ष पूरे हो गए हैं, इस वजह से ये चर्चा में है। अब इस आर्टिकल में हम सारे पॉइंट, इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट हैं उन सबको देखेंगे ताकि हमारा एक पूरा टॉपिक है वो अच्छे से कवर हो जाए। हम बात करेंगे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। इसकी बात करें तो ये अर्थ एंड साइंस, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है, यानी कि अर्थ एंड साइंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। ये अलग अलग पॉइंट है, पॉइंट को याद रखना पॉइंट वाइज। ये रट लो, कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है, पहला पॉइंट। दूसरी, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1875, 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी? इसकी स्थापना कोलकाता में की गई थी। ये सारे पॉइंट, स्थापना 1875 में, और कहाँ की गई थी? कोलकाता में इसकी स्थापना करी गई थी। पहले इसके निदेशक कौन थे? प्रथम निदेशक का मतलब होता है डायरेक्टर। तो प्रथम निदेशक कौन थे? याद रखना, HF ब्लेडफोर्ड, ये इसके पहले निदेशक थे। 1875 कोलकाता, प्रथम निदेशक कौन थे? HF ब्लेडफोर्ड इसके प्रथम निदेशक थे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुख्यालय
हेडक्वार्टर का मतलब होता है मुख्यालय। कहाँ पर है इसका मुख्यालय? इसका मुख्यालय पुणे में किया गया था। पहले पुणे में था, अब कहाँ है? नाउ अब कहाँ है? अब इसका हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? दिल्ली में। पहले कहाँ था? पुणे में। तो ये सारे पॉइंट आप याद रखना। 1875 कोलकाता, प्रथम निदेशक H.F. ब्लैंकफोर्ड, हेडक्वार्टर पुणे में था बट अब दिल्ली में है। इसके 6 रीजनल हेडक्वार्टर भी है। कितने रीजनल हेडक्वार्टर है इसकी? 6 रीजनल हेडक्वार्टर है। कहाँ कहाँ इसके रीजनल हेडक्वार्टर है? एक तो न्यू दिल्ली में है, ठीक है, न्यू दिल्ली में है। एक कहाँ है? चेन्नई में है, ठीक है। फिर कहाँ है? कोलकाता में है, कोलकाता में। फिर कहाँ? मुंबई में है। फिर कहाँ है? नागपुर में है। फिर कहाँ? गुवाहाटी में। तो ये इसके रीजनल हेडक्वार्टर के बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए। 6 इसके रीजनल हेडक्वार्टर है। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई। क्या 1875 में इसकी स्थापना हुई थी कोलकाता में। H.F. ब्लैंकफोर्ड इसके प्रथम निदेशक थे। उसके बाद में 1905 में इसका जो हेडक्वार्टर है वो पुणे में स्थानांतरित किया गया था और अभी रिसेंट टाइम में है वो दिल्ली में, वर्तमान में कहाँ है? दिल्ली में। घटनाक्रम की बात करें किस प्रकार से इसका उद्भव हुआ है धीरे धीरे, तो 1928 में पहली बार चक्रवात क्या होता? साइक्लोन की जो वार्निंग है ना वो 1928 में स्टार्ट करी गई थी। यहाँ पर सारे पॉइंट लिखे गए। तो चक्रवात की जो वार्निंग सिस्टम है, चक्रवात से पहले जो वार्निंग दी जाएगी, ये कब शुरू किया गया था? तो ये 1928 में शुरू किया गया था, ठीक है। चक्रवात से पहले वार्निंग देने का काम ही ये करेगा। ये 1928 में शुरू किया गया था। 2006 में इसे पृथ्वी जो मंत्रालय हमने देखा था ऊपर कौन सी मिनिस्ट्री में आता है, तो अर्थ एंड साइंस है। तो उस मिनिस्ट्री में कब लाया गया था? अर्थ एंड साइंस में 2006 में इसे अर्थ एंड साइंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत लाया गया था। हेडक्वार्टर के बारे में हम बात कर चुके हैं। 6 इसके रीजनल हेडक्वार्टर हैं और एक मुख्य हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में, ठीक है। कार्य की बात करें, क्या क्या कार्य करता है, की फंक्शन के बारे में बात करें, की फंक्शन, ये सारे पॉइंट है, रट लो बस खत्म बात हो जाती है, पूरा टॉपिक ही खत्म हो जाता है। तो क्या काम करता है? पहला इसका काम है मौसम पूर्व अनुमान, मौसम पूर्व अनुमान यानी कि वेदर फोरकास्टिंग। पहला इसका काम है वेदर फोरकास्टिंग, वेदर की फोरकास्टिंग करना। डेली बताता है, वीकली भी बताता है, मंथली भी बताता है। आंधी, तूफान, चक्रवात, बारिश, बाढ़ सब के बारे में ये जानकारी देता है। यानी कि मौसम के बारे में पूर्व का अनुमान लगाता है, वेदर के बारे में फोरकास्टिंग करता है, ठीक है, भविष्यवाणी करता है। दूसरा है इसका काम क्या है? चक्रवात की चेतावनी प्रणाली, साइक्लोन वार्निंग सिस्टम भी यहाँ पर है। साइक्लोन वार्निंग सिस्टम, इसमें क्या होता है? कोई भी चक्रवात आने वाला होता है उससे पहले ये पहले से वार्निंग दे देता है कि भाई चक्रवात है वो आने वाला है। क्षेत्रीय विशेषीकृत मौसम केंद्र है, उसके रूप में कार्य करता है। हिंद महासागर यानी कि इंडियन ओशियन में कोई भी चक्रवात आता है उसकी निगरानी करता है और उससे पहले ये बता देता है कि भाई चक्रवात आने की संभावना है। फिर तीसरा काम है भूकंप विज्ञान, भूकंप के बारे में भी जानकारी देता है, यानी कि सिस्मोलॉजी के बारे में भी जानकारी देता है कि भूकंप आने वाला है, कहाँ पर आने वाला है, कितनी इसकी इंटेंसिटी होती, उन सब के बारे में भी ये जानकारी प्रोवाइड करता है, ठीक है। कुछ मुख्य काम देख रहे हैं हम। उसके बाद में कृषि मौसम सेवा, एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी वो इन्फॉर्मेशन देता है कि कितनी बारिश होगी, किस प्रकार की खेती हो सकती है, तो बारिश के बारे में भी जानकारी ये प्रोवाइड करता है ताकि फसलों की वो सारी सिस्टम हो जाए कि कैसी फसलें होगी, कौन कौन सी फसलें उगानी चाहिए, उसके बारे में भी जानकारी मिलती है। ये ग्रामीण कृषि जो मौसम सेवा है उसके तहत किसानों को लाभ पहुँचाता है। इसकी एक पहल है ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, इसके तहत है ना किसानों को ये हेल्प पहुंचाता है कि किसानों को जानकारी वगैरह है इसके थ्रू ये देता है। तो ये भी इसी का एक अंतर्गत इनिशिएटिव लिया गया है। फिर जलवायु परिवर्तन होता है, क्लाइमेट स्टडी, वो भी इसके द्वारा कंडक्ट की जाती है। पांचवा काम क्या है? क्लाइमेट स्टडी भी कंडक्ट की जाती है इसके द्वारा कि क्या क्या परिवर्तन आ रहा है उसके बारे में भी ये चीज़ें बताता है। छठा क्या है? छठा इसका काम है अंतरिक्ष मौसम विभाग, स्पेस का जो वेदर है उसके बारे में भी ये बताता है। अंतरिक्ष मौसम विभाग उसके बारे में भी ये जानकारी प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसके द्वारा करी जाती है। काफ़ी अच्छी डिटेल में बातें करी। अब हम बात करते हैं इसकी कंट्रीब्यूशन की, योगदान के बारे में बात करते हैं। कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करें, योगदान के बारे में बात करें, क्या क्या योगदान इसने अभी तक दिया है, तो ये इसने डॉपलर रेडार प्रणाली, डॉपलर रेडार सिस्टम या प्रणाली देख लो, इसके थ्रू इसने क्या किया? डॉपलर रेडार नेटवर्क स्थापित किया है जो सटीक यानी कि एकदम सटीक पूर्व अनुमान बताता है। इसके माध्यम से ये पूरा सिस्टम है, इसके माध्यम से सटीक अनुमान बता देता है कि किस प्रकार की घटना घटित होने वाली है। तो ये सटीक पूरा सिस्टम बता देता है। साथ ही साथ में ये सुपर कंप्यूटर का उपयोग करता है।
सुपर कंप्यूटर है उसका उपयोग किया जाता है, जिससे पूरी जो जानकारी है वो अच्छे से प्राप्त हो जाती है, एकदम फास्ट तरीके से उपयोग करता है। दो सुपर कंप्यूटर है, कौन कौन से हैं? एक तो है मिहिर, एक मिहिर सुपर कंप्यूटर है, मिहिर सुपर कंप्यूटर है, और दूसरा कौन सा? प्रत्यूष। दो सुपर कंप्यूटर है जिसका ये यूज करता है। आईएमडी के पास में एक है मिहिर, दूसरा है प्रत्यूष। ये दो सुपर कंप्यूटर है जो गणना में ये यूज लेता है। इसने अलग से मौसम के लिए ऐप भी बनाई है जो मौसम की जानकारी देती है। कौन कौन सी ऐप है? एक मौसम ऐप है, ऐप का नाम ही मौसम है, और दूसरी है मेघदूत। ये दोनों मौसम के बारे में जानकारी प्रोवाइड करती है। तो ये ऐप का नाम भी आपको पता होना चाहिए कि मौसम और मेघदूत किसने डेवलप करी है, किसकी ऐप है। तो ये आईएमडी के द्वारा डेवलप करी गई, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा डेवलप करी गई, जो जानकारी प्रोवाइड करती है। उसके बाद में चक्रवात से संबंधित जानकारी देती है। ठीक है, 1999 में ओडिशा में चक्रवात आया था। उसके बाद में चक्रवात से संबंधित जानकारी देने के लिए भी इससे तैयार कर दिया कि कोई भी साइक्लोन आएगा आप पहले से बता दोगे। फिर राष्ट्रीय मानसून मिशन, नेशनल जो मानसून मिशन है उसके बारे में भी ये भविष्यवाणी महत्वपूर्ण करता है कि इसके रिलेटेड क्या क्या भविष्यवाणी की जा सकती है। इसकी संरचना की बात करें कि कौन कौन मेंबर होता है, इन सारी चीज़ों की बात करें। ठीक है, सदस्य के बारे में बात करें, इसके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो इसमें मेंबर कितने होते हैं? एक तो होता है इसका महानिदेशक, जिसे डायरेक्टर जनरल कहा जाता है। महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल, महानिदेशक। ठीक है, डायरेक्टर जनरल कितना होता है? डायरेक्टर जनरल एक डायरेक्टर जनरल होता है। इसके अलावा इसमें मेंबर भी होते हैं। ठीक है, एक तो डायरेक्टर जनरल है, फिर 4 इसमें मेंबर भी होते हैं। तो ये 5 टोटल मेंबर होते हैं। ठीक है, एक डायरेक्टर जनरल, 4 इसमें अदर मेंबर भी होते हैं। फिर इसे अलग अलग शाखाओं में विभाजित किया जाता है। जैसे इसके अलग अलग काम है ना, वैसे इसे अलग अलग शाखाओं में विभाजित किया जाता है। एक भूकंप के लिए अलग शाखा है, अर्थक्वेक के लिए। ठीक है, अर्थक्वेक के लिए अलग शाखा है। फिर कृषि मौसम विज्ञान है, उसके लिए अलग शाखा है। कृषि मौसम इसके लिए अलग शाखा है। फिर क्या है? फिर जो पूर्व अनुमान लगाता है, फोरकास्टिंग करता है, पूर्व अनुमान लगाता है, उसके लिए भी अलग शाखा है। तो ये अलग अलग काम करता है, उसके लिए अलग अलग ऐसे शाखाओं में भी डिवाइड किया गया है। ये टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में भी इसने कुछ कदम उठाए हैं। जैसे रियल टाइम में टेक्नोलॉजी की बात करें, टेक की, तो रियल टाइम में ये डेटा प्रोवाइड करता है। रियल टाइम में तुरंत जैसी एक्शन होने वाला है वही उस टाइम में ये डेटा प्रोवाइड कर देता है। इसके लिए कुछ सैटेलाइट का उपयोग करता है। कौन कौन से सैटेलाइट का उपयोग ये करता है? ये इनसेट और जीसैट, इन सैटेलाइट का उपयोग करता है। इनसेट और जीसैट ये दो मुख्य सैटेलाइट है, इसका उपयोग करके ये तुरंत रियल टाइम में डेटा प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, दो सैटेलाइट का आप नाम याद रखना कि इनसेट और जीसैट इन सैटेलाइट का उपयोग करता है। फिर डॉपलर वेदर रेडार, डॉपलर वेदर रेडार, इसका भी ये यूज़ करता है, जिसके माध्यम से बारिश है, आंधी है, तूफान है, इनके बारे में ये जानकारी प्रोवाइड कर देता है। साथ ही साथ में हाई रेजोल्यूशनरी जो मॉड्यूल होते हैं उनका भी उपयोग करता है, जिससे पूरी जानकारी हो काफ़ी स्पष्ट हो। ठीक है, हमने बात किया इनसेट जीसैट के बारे में जानकारी प्रोवाइड करता है। इस इनसेट और जीसैट ये दो सैटेलाइट है जिसका ये उपयोग करता है। फिर डॉपलर वेदर रेडार है, उसका ये यूज़ करता है, जिसके माध्यम से आंधी और तूफान की सटीक जानकारी प्रोवाइड करता है, बारिश के बारे में सटीक जानकारी देता है इसकी सहायता से। डॉपलर वेदर रेडार इसकी सहायता से। उसके बाद में हाई रेजोल्यूशनरी मॉड्यूल है, इसकी सहायता से भी ये जानकारी देने का काम करता है। तो इसका काफ़ी ऑटोमेशन वेदर स्टेशन बने हुए, अलग अलग तरीके से इसके स्टेशन बने जो सारी जानकारी देने का कार्य करते हैं। ठीक है, अलग अलग प्रकार, जैसे नेशनल वेदर फोरकास्टिंग सेंटर बना हुआ इसका। ग्रामीण लेवल पर भी ग्रामीण कृषि मौसम सेवा केंद्र बने हुए हैं। चक्रवात के लिए साइक्लोन वार्निंग सेंटर बने हुए हैं। तो ये अलग अलग सेंटर है, वो अलग अलग प्रकार के काम करते हैं और उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बारे में बात करें, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग यानी कि इंटरनेशनल कोलाब्रेशन की, तो आईएमडी को जो WMO है ना, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने भूमिका दी है, WMO ने भूमिका दी है कि इंडियन ओशियन में कुछ भी घटना घटित होगी, जैसे कि इंडियन ओशियन में चक्रवात आ रहा है कोई, तो इसके बारे में जो जानकारी है वो आईएमडी प्रोवाइड करेगा। तो आईएमडी को भूमिका दी गई है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल को WMO ने भूमिका दी है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने भूमिका दी है कि आप ना इंडियन ओशियन में कुछ भी चीज़ घटित होने वाली होगी, जैसे कि चक्रवात आने वाला हो, साइक्लोन हो, बारिश हो, उन सब के बारे में आप जानकारी प्रोवाइड करोगे। तो ये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सार्क के जो देश है उनको भी जानकारी यही प्रोवाइड करता है, जो इसके इंडिया के आसपास के जो भी नेबर कंट्री है उनको जानकारी यही प्रोवाइड करते हैं। कुछ चैलेंज भी देखने को मिलते हैं। क्या चैलेंज है? चैलेंज ये देखने को मिलती है, अभी है ना काफ़ी मौसम है वो चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसके कारण इसकी जो जानकारी है कई बार गलत साबित होती है। आपने देखा होगा
जब जब ये बारिश की घोषणा करता है तब तो बारिश नहीं होती है, जब जब ये टेम्परेचर बढ़ने की बात करता है तब टेम्परेचर कम होता है। तो हमेशा इसका उल्टा पड़ने लग गया है, क्योंकि लॉन्ग टाइम में ये लंबे से पहले से जानकारी नहीं दे पा रहा है। ऐसे नहीं दे पा रहा है कि अगले साल बारिश होगी नहीं होगी, ये सारी जानकारी है वो गलत पड़ रही, क्योंकि ये पूरा है ना एनवायरनमेंट ही चेंज हो रहा है। और सिटी में क्या होना है, जो स्थानीय लेवल पर भी मौसम है ना वो अचानक परिवर्तित हो जा रहा है। तो इसकी जानकारी है वो पूरी सही तरीके से नहीं साबित हो रही है। तो इसमें और एडवांसमेंट की आवश्यकता है और अच्छे अच्छे सैटेलाइट बनाने की आवश्यकता है, जिससे क्या हो सकता है कि भाई जानकारी है वो सटीक प्रोवाइड की जा सके। तो ये पूरा जो हमारा आर्टिकल था आईएमडी के बारे में था। हमने क्या क्या चीज़ें देखी, हमने पहले इसकी बात करी थी कि ये भारत में कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के अंतर्गत आता है। इसके बारे में इसकी स्थापना की बात करी थी तो 1875 में 1875 में इसकी स्थापना करी गई थी। स्टार्टिंग में कोलकाता इसका हेडक्वार्टर था। HF ब्लैंडफोर्ड इसके जो महानिदेशक थे। 1905 में इसे कोलकाता से पुणे स्थापित किया। फिर पुणे से अभी इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में इसका नया हेडक्वार्टर है। 1928 में साइक्लोन को इसमें ऐड किया गया। 2006 में इसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय उसके अंतर्गत लाया गया। 6 इसकी रीजनल जो है वो और संस्थाएं कहाँ पर है, न्यू दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, फिर मुंबई, फिर नागपुर, गुवाहाटी। ये इसकी 6 है वो रीजनल ब्रांचेज है। कार्य क्या क्या देखा, मौसम फोरकास्टिंग करता है, वेदर फोरकास्टिंग करता है, चक्रवात चेतावनी प्रणाली यानी कि साइक्लोन वेदर सिस्टम के बारे में बताता है, भूकंप यानी सिस्मोलॉजी के बारे में बताता है, कृषि मौसम सेवा के बारे में बताता है, फिर जलवायु परिवर्तन के बारे में बताता है, अंतरिक्ष के बारे में बताता है, सारी चीज़ें बताते हैं। फिर अलग अलग प्रकार के ये सैटेलाइट का उपयोग करता है, जैसे डॉपलर रडार सिस्टम का उपयोग करता है, सुपर कंप्यूटर में मिहिर और प्रत्यूष का उपयोग करता है। फिर चक्रवात में जो चक्रवात उसकी जानकारी प्रोवाइड करी थी, ये सारी चीज़ें करी थी। इसके महानिदेशक होते हैं और कुछ इसके मेंबर भी होते हैं। अलग अलग इसके शाखाओं में बांटा गया है, जो एक है भूकंप के लिए है, कृषि के लिए है, पूर्वानुमान के लिए, अलग अलग इसकी शाखा है। इनसेट और जीसेट नाम की ये सैटेलाइट यूज़ करता है। डॉपलर वेदर सैटेलाइट यूज़ करता है। साथ ही साथ में ऑटोमेट वेदर स्टेशन के द्वारा भी ये सिस्टम जानकारी प्रोवाइड करने का काम करता है। तो ये हमारा पूरा आर्टिकल था आईएमडी के बारे में। इसे 150 वर्ष पूरे हैं इसलिए चर्चा में है। तो ये पूरी जानकारी है ना इससे रिलेटेड थी। तो यहाँ पर ये सारी जानकारी दी गई है, आप चाहो तो इसे पढ़ सकते हो। ठीक है, पूरी जानकारी थी, सिंपल सी थी। अगर प्रीलिम में क्वेश्चन बने तो आप इसका आंसर दे सकते हो। चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है केंद्रीय भूजल बोर्ड के बारे में, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के बारे में। न्यूज़ में क्यों है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हम बात कर लेते हैं केंद्रीय भूजल बोर्ड के बारे में। तो सबसे पहले ये जल शक्ति मंत्रालय, इसके अंतर्गत एक डिपार्टमेंट है। कौन सा डिपार्टमेंट है, यहाँ देख लो, जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय प्रीलिम के लिए पॉइंट इकट्ठे कर रहे हैं। केंद्रीय भूजल बोर्ड कौन से मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, जल शक्ति मंत्रालय। इसके अंतर्गत एक विभाग है, इसके अंतर्गत क्या है, एक डिपार्टमेंट है। कौन सा डिपार्टमेंट है, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग। जल शक्ति मंत्रालय, इसके अंतर्गत एक विभाग है जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग। ठीक है, ये पूरी मिनिस्ट्री है, इसके अंतर्गत ये विभाग है जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, इसके अंतर्गत आता ही है। ठीक है, केंद्रीय भूजल बोर्ड ये आता है जल शक्ति मंत्रालय, इसके अंतर्गत एक विभाग आता है जिसका नाम है जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग। बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि प्रीलिम में क्वेश्चन बन सकता है और वहाँ पर आप कन्फ्यूज हो जाओगे कि कौन सी मिनिस्ट्री है। मिनिस्ट्री तो आपको याद रह जाएगी, केंद्रीय भूजल, भूजल का मतलब है जल, तो मिनिस्ट्री तो आपको याद रह जाएगी। बट ये चीज़ याद रखना कि जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग है उस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। यह एक बहुविषयक वैज्ञानिक संगठन है, मल्टी टास्क करता है, मतलब बहुत सारी जानकारी प्रोवाइड करता है, साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ये राष्ट्रीय सर्वोच्च एजेंसी है। ठीक है, अपेक्स बॉडी है किसकी फील्ड में, जो हमारा ग्राउंड वाटर होता है ना, ग्राउंड वाटर रिसोर्सेस होता है, उसके प्रबंधन के लिए, उसकी निगरानी के लिए, उसके मूल्यांकन के लिए, इन सब के बारे में जो जानकारी प्रोवाइड करता है, साइंटिफिक इनपुट प्रोवाइड करता है, इसके लिए यह एक अपेक्स बॉडी है। पहला देखा कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत, दूसरा पॉइंट देखा यह एक एपेक्स बॉडी है, ये एक सर्वोच्च एजेंसी है। ये सर्वोच्च एजेंसी किस फील्ड में है, तो हमारा जो ग्राउंड वाटर होता है, ग्राउंड वाटर में इसे रिस्टोर करने के लिए, मैनेज करने के लिए, ये सारी चीज़ें करने के लिए ना साइंटिफिक इनपुट की आवश्यकता होती है। तो ये साइंटिफिक इनपुट प्रोवाइड करने में महत्वपूर्ण एजेंसी है। ठीक है, हमारी राष्ट्रीय सर्वोच्च एजेंसी है किस फील्ड में, जो हमारा भूजल संसाधन होता है, भूजल रिसोर्सेस होता है, उसके प्रबंधन के लिए, निगरानी के लिए, मूल्यांकन के लिए,
इन सब के लिए हमें वैज्ञानिक इनपुट की आवश्यकता होती है, साइंटिफिक इनपुट की आवश्यकता होती है। ये इनपुट कौन प्रोवाइड करता है? तो ये इनपुट है वो केंद्रीय भूजल बोर्ड प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इसके लिए यह एक एपेक्स बॉडी है, सर्वोच्च निकाय है। ठीक है, इसके चेयरमैन होते हैं और 5 सदस्य, चेयरमैन प्लस 5 मेंबर इसमें होते हैं। ये इसके बोर्ड की बात करें, एक तो चेयरमैन होते हैं, उसके अलावा 5 इसके सदस्य हैं। हेडक्वार्टर कहाँ है? फरीदाबाद हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, मल्टी डिसिप्लिनरी साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है। कौन से जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है और ये डिपार्टमेंट है इसके अंतर्गत आता है। यह नेशनल एपेक्स बॉडी है जो कि साइंटिफिक इनपुट प्रोवाइड करता है किस फील्ड में? जो ग्राउंड वाटर रिसोर्सेस है उसे मॉनिटरिंग और उसके बारे में निगरानी वगैरह सारी चीज़ों के लिए जो साइंटिफिक इनपुट्स की आवश्यकता होती है वो सेंट्रल ग्राउंड वाटर के द्वारा प्रोवाइड करी जाती है। चेयरमैन इसके एक चेयरमैन होते हैं, 5 इसके मेंबर होते हैं। हेडक्वार्टर कहाँ है? फरीदाबाद हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है। इतनी जानकारी आपको पता चल गई होगी। अब फंक्शन की बात करते हैं, क्या क्या इसके फंक्शन है। कंडक्टिंग हाइड्रोलॉजिकल स्टडी, जल के बारे में जो स्टडी होती है उसे करवाता है। ठीक है, हाइड्रोलॉजिकल जो स्टडी होती है वो करवाता है। क्यों ये स्टडी करवाता है? स्टडी इसलिए करवाता है कि हमारा जो ग्राउंड वाटर लेवल है, हमारे जो पानी का लेवल है वो कितना बचा है और उसकी क्वालिटी कैसी है, गुणवत्ता कैसी है, इसके लिए यह स्टडीज करवाता है। देखो हिंदी में सिंपल समझ लो, यह जल विज्ञान संबंधी अध्ययन करवाता है जिससे हमारे भूजल का स्तर कितना है और उसकी गुणवत्ता कितनी है उसकी निगरानी के लिए जल विज्ञान संबंधी अध्ययन करवाता है। पहला पॉइंट फंक्शन आपको समझ में आ गया कि कंडक्टिंग हाइड्रोलॉजिकल स्टडी, जल विज्ञान संबंधी अध्ययन करवाता है। दूसरा है डेवलपिंग ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट प्लान। हमारा जो ग्राउंड वाटर होता है, भूजल है, जमीन के नीचे का जो जल है उसे भूजल कहा जाता है, उसे ग्राउंड वाटर कहा जाता है। तो उसको मैनेज करना है क्योंकि उसका एक्सप्लोटेशन न हो जाए, उसका अत्यधिक दोहन न हो जाए। उसे रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसे रोकने के लिए उसके लिए योजना बनानी पड़ेगी। तो ये क्या करेगा? ये इसके लिए प्लान बनाएगा, भाई किस प्रकार से आप है वो ग्राउंड वाटर को एक्सप्लोट होने से रोक सकते हो। तो ये एक्सप्लोटेशन के लिए प्लान बना सकता है। पानी की कमी और अत्यधिक दोहन का सामना कर रहे क्षेत्रों के लिए भूजल प्रबंधन योजनाएं विकसित कर सकता है। भूजल के लिए प्रबंधन करने के लिए योजना विकसित कर सकता है। फिर ये एनओसी प्रोवाइड करता है, किसको देता है? रेगुलेटिंग ग्राउंड वाटर एक्सट्रेशन, ग्राउंड जो वाटर है, भूजल है, वहाँ पर उसका ज़्यादा उपयोग हो रहा है तो इसके लिए एनओसी, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने का काम भी इसके द्वारा किया जाता है। फिर प्रमोटिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो हमारी बारिश का पानी होता है वो किसी भी प्रकार से जमीन में जाए, ग्राउंड वाटर में उसका स्तर बढ़े, इसके लिए भी ये प्रमोट करने का काम करता है। तो वर्षा का जो जल होता है उसे जल संचयन करने में भी यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही साथ में राज्य सरकार, स्थानीय सरकार और जो एनजीओज होते हैं उनके लिए भी तकनीकी सहायता प्रोवाइड करता है और प्रशिक्षण प्रोवाइड करता है। प्रोवाइडिंग टेक्निकल असिस्टेंस, तकनीकी सहायता प्रोवाइड करता है किसको? राज्यों को, लोकल बॉडी और एनजीओ को, ताकि वो अच्छे तरीके से काम कर सके। ये चीज़ें समझ में आ गई, ये इसके काम है। हाइड्रोलॉजिकल स्टडी करवाना है, ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट प्लान बनाना है, फिर ग्राउंड वाटर है एक्सटेंशन है उसे रोकने के लिए प्लान बनाना है, प्रमोटिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो बारिश का पानी होता है उसका अच्छे से इकट्ठा हो सके, अच्छे से उपयोग हो सके, उसके लिए प्लान बनाता है, टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ये सारे इसके काम हैं। अब बात करते हैं भारत में भूजल की स्थिति कैसी है। भारत में जो ग्राउंड वाटर है उसकी स्थिति के बारे में बात करें तो गांव के जो 5% लोग हैं वो किस पे निर्भर है? गांवों के 5% लोग हैं वो ग्राउंड वाटर पे, यानी पानी की जो आवश्यकता होती है तो उसमें अपनी आवश्यकताओं के लिए गांवों के लोग हैं, 5% लोग हैं। ठीक है, गांवों में वजह से 100% पानी की आवश्यकता होती है तो उसमें 5% पानी कहाँ से लेते हैं? वो ग्राउंड वाटर से। और शहरों की बात करें तो शहरों में 50% जो अपने, जैसे मेरे को दिन में 1 लीटर पानी की आवश्यकता है तो उसमें 500 ग्राम पानी मैं कहाँ से लाऊंगा? तो मेरे 500 ग्राम पानी, 500 मिलीलीटर पानी है वो मैं ग्राउंड वाटर से लूँगा। 10 लीटर पानी की आवश्यकता है तो 5 लीटर है वो ग्राउंड वाटर से लूँगा मैं, जहाँ मैं शहर में रह रहा हूँ। तो गाँवों में रह रहा हूँ तो मुझे 100 लीटर की आवश्यकता है तो उसमें से ओनली 5 लीटर ही मैं कहाँ से लूँगा? वो ग्राउंड वाटर से लूँगा। तो ये आवश्यकता, क्योंकि शहरों में इतनी आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि देखो शहर में है ना और कोई सोर्स होते नहीं, गाँवों में तो और भी सोर्स हो सकते हैं, तो और गाँवों में और सोर्स होते हैं, शहरों में और सोर्स होते नहीं है। तो ये थोड़ा बहुत अंतर होता है। ठीक है, इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। धीरे धीरे जो भूजल का स्तर है वो भी घटता जा रहा है क्योंकि पानी का उपयोग बढ़ेगा तो स्तर घटेगा।
और वहाँ बात करें नॉर्थ वेस्ट की, नॉर्थ वेस्ट, भारत का नॉर्थ वेस्ट पार्ट कौन सा है? ये वाला है ना, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ये वाला जो पार्ट है ये नॉर्थ वेस्ट का पार्ट है। यहाँ पर अति दोहन होता है, क्योंकि यहाँ पे बारिश तो एक तो कम होती है, बारिश कम होगी तो पानी का उपयोग कहाँ से करेंगे? ये ग्राउंड वाटर से करेंगे, ग्राउंड वाटर से करेंगे तो इसका अति दोहन होगा, अति दोहन होगा तो ग्राउंड वाटर एक टाइम के बाद में ख़त्म हो जाएगा। एक आपने है ना न्यूज़ सुनी होगी, बार बार ये न्यूज़ में आता है कि पंजाब, हरियाणा, ये राजस्थान में भी आप देख लो ना, ये जयपुर साइड का एरिया है, ये भरतपुर है, तो यहाँ पे है ना ग्राउंड वाटर पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, ग्राउंड वाटर बहुत ही कम बचा है। तो ऐसी स्थिति भी देखने को मिलती है। पंजाब में 76% है, अत्यधिक दोहन होता है, चंडीगढ़ है, दिल्ली है, ये सारी स्थिति देखने को मिलती है। अब यहाँ पे अत्यधिक दोहन होता क्यों है, क्या रीज़न है, किस कारण की वजह से यहाँ का जो पानी है वो एकदम ख़त्म हो चुका है? तो इसके बारे में बात करें तो देखो, हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन, ये सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिली थी? ग्रीन रेवोल्यूशन ये देखने को मिली थी पंजाब और हरियाणा, राजस्थान का जो वेस्टर्न पार्ट है, जो जयपुर आसपास का एरिया है, जयपुर, भरतपुर, चूरू, यहाँ पर ये ज़्यादा इसका इम्पैक्ट देखने को मिला था। तो यहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन में पानी की ज़्यादा आवश्यकता थी, तो यहाँ पे पानी पूरी तरह से खत्म हो चुका है। यहाँ पे इंडस्ट्रीज भी ज़्यादा है, इस वजह से भी ग्राउंड वाटर खत्म हुआ है। रेगुलेटिंग भी तरीके से था नहीं, कुछ ऐसी खेती की गई कुछ जिसमें पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है, जैसे चावल वगैरह है ना, चावल, धान वगैरह, इसमें पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है, गन्ना है, तो वहाँ पर इस प्रकार की खेती की गई, तो जिसकी वजह से भी ग्राउंड वाटर की ज़्यादा से ज़्यादा नीड पड़ी, तो वो उसके कारण के भी खत्म हो गया। तो ये कुछ मुद्दे हैं जिनके कारण से ग्राउंड वाटर पूरी तरह से खत्म हो गया है। अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा अलग अलग पहल की गई है कि किसी भी प्रकार से ये जो ग्राउंड वाटर है इसका जो मैनेजमेंट वो किया जाए और इसका जो अनवांटेड यूज है उसे रोका जाए। किसी भी प्रकार से जो हमारा वाटर है उसका अच्छे से संरक्षण किया जाए, पानी को अच्छे से संरक्षित किया जाए। इसके लिए दोनों सरकारों के द्वारा, केंद्र और राज्य, कुछ पहल की गई है। कौन कौन सी पहल की गई है? जैसे अटल भूजल योजना है, ये केंद्र सरकार की है। जल शक्ति अभियान है, केंद्र सरकार की है। जल व्रत मानचित्रण एवं प्रबंधन कार्यक्रम है, केंद्र सरकार की। कायाकल्प शहरी परिवर्तन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट, अटल जो अमृत मिशन है, केंद्र सरकार का। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण। अब सिंपल सी बात है, मेंस में कहीं पे भी लिखना हो तो ये सारी स्कीम लिख लो। केंद्र सरकार ने या भारत सरकार के द्वारा कौन कौन सी कोशिशें की गई है पानी को बचाने के लिए, ग्राउंड वाटर के लिए, कहीं भी वाटर से रिलेटेड कुछ भी लिखना हो, ये सारी पहल लिख सकते हो। याद रखना, अटल है, ठीक है, अटल जल शक्ति वाली है, अटल याद रखो, जल शक्ति याद रखो, फिर अमृत स्कीम को याद रखो और गंगा बेसिन वाली याद रखो, ठीक है। कारण हमने देख लिया, कारण तो याद रह जाएगा, ये चीज़ याद रखना। राज्य सरकारों को एग्जाम्पल में ये भी काम आ सकता है कि कुछ राज्यों ने भी पानी को बचाने के लिए, ग्राउंड वाटर को स्टोर करने के लिए, रीस्टोर करने के लिए, ऐसा कुछ भी लिखना हो, अच्छा कदम उठाए। जैसे कौन कौन से राज्य हैं यहाँ पे ये देख लो। राजस्थान का मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान है, महाराष्ट्र में जल युक्त शिविर है, गुजरात में सुजलम सुफलाम है, काफ़ी अच्छी स्कीम है ये, है ना। तेलंगाना की मिशन काकतीय है, आंध्र प्रदेश की नीरू चेट्टू है, बिहार की जल जीवन हरियाली है, हरियाणा की जल ही जीवन है, तमिलनाडु की कुडीमार्ठम है। ये काफ़ी अच्छी स्कीम है, गुजरात वाली है ना, इसमें काफ़ी बेनिफिट देखने को मिला है। और ये भी हरियाणा वाली जल ही जीवन है, ये भी ठीक ठीक इसका यूज़ हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ग्राउंड वाटर ज़्यादा दोहन हो रहा था, इसे रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने भी अच्छी स्कीम लेके आए। आंध्र प्रदेश वाली भी ठीक है, ठीक है। तो ये कुछ स्कीम है जिसने भी अच्छा काम करा है कि ग्राउंड वाटर है उसका कुछ जो रिस्टोर वगैरह करने के लिए, ये कुछ स्कीम तो आप एग्जाम्पल दे सकते हो। पूरी याद रखने की आवश्यकता नहीं, अगर आप उस राज्य को हो तो आप याद रखना, बाकी इतना से याद रखना कि ये सारी चीज़ें इसी प्रकार की स्कीमें चलाई जा रही है, ठीक है। तो ये पूरा हमारा ग्राउंड वाटर से रिलेटेड आर्टिकल। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। ये एक क्वेश्चन भी है, एक आप ये देख लो क्वेश्चन, ये यूपीएससी ने पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन शहर है जहाँ पर जल प्रबंधन के लिए सुप्रसिद्ध था, वो वहाँ पर बांधों की श्रृंखला थी। और बस ये पढ़ती आपको आंसर तो आ ही गया होगा कि धौलावीरा था। यहाँ पे जो वाटर वगैरह था अच्छे से इसका मैनेजमेंट होता था। यहाँ पर इसका आंसर भी लिखा है कि धौलावीरा है, यहाँ पर वाटर वगैरह भी अच्छी चीज़ें देखने को मिली थी। तो ऐसे क्वेश्चन भी देखा करो कि ताकि आपको समझ में आ जाए कि यूपीएससी किस प्रकार के क्वेश्चन पूछती है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है पालाज कैट के बारे में। पालाज कैट चर्चा में क्यों है, काम का नहीं हमारे, हम बात करते हैं पालाज कैट के बारे में। तो ये पालाज कैट साइंटिफिक नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं है, याद रहेगा भी नहीं। बात करते हैं पालाज कैट की, तो इसे मैनुअल या स्टेपी बिल्ली या रॉक वाइल्ड कैट भी कहा जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? मैनुअल, पहला मैनुअल नाम से, या फिर स्टेपी बिल्ली
या रॉक वाइल्ड कैट के नाम से भी जाना जाता है। इसे पहाड़ों का छोटा भूत भी कहा जाता है। पहाड़ों का छोटा भूत क्यों कहा जाता है? क्योंकि छुप जाती है यार, ये ना छोटी सी होती है, जंगली बिल्लियों की है और आप देखोगे तुरंत गायब हो जाएगी, इसलिए इसे पहाड़ों का छोटा भूत भी कहा जाता है। इसे गोस्ट ऑफ स्मॉल गोस्ट ऑफ माउंटेन भी कहा जाता है। इस प्रकार की होती है। कलर इसके चेंज होते रहते हैं, कभी कभार ऐसा ग्रे टाइप का हो गया, कभी ऑरेंज हो गया, कभी रेड हो गया, ठीक है, और चेंज होती रहती है। और ये फास्ट बहुत भागती बहुत तेज है। तो ये पूरी इसकी एक बार इमेज देख लो ताकि आपको ना याद आ जाए कि पालाज कैट थी क्या। फिर आपको याद आएगा, हाँ यार एक पत्थर पे बैठी थी और इस प्रकार से देख के बैठी थी, हाँ मैं भी तो बैठी हूँ, आओ मैं दिखाती हूँ मेरे बारे में। तो सुनाती हूँ कहानी में मेरे बारे में, मेरा नाम है पालाज कैट, मुझे मैनुअल भी कहते हैं, स्टेप कैट भी कहते जाते हैं, मुझे रॉक वाइल्ड कैट भी कहते हैं। मैं भागती इतनी तेज हूँ कि तुरंत गायब हो जाती हूँ, इसलिए मुझे कहा जाता है स्मॉल गोस्ट, भूत कहा जाता है। भाई मैं भूत जैसी दिखती नहीं हूँ, पर रात को मेरे को कोई देखेगा ना तो मैं भूत जैसी दिखूंगी, क्योंकि मेरी आंखों से ऐसी लाइटें निकलेगी, ऐसी चमकेगी लाइटें, तो मैं भूत जैसी दिखूंगी। कलर मैं चेंज करती रहती हूँ, मेरा कलर कभी ऑरेंज हो जाता है, कभी मेरा रेड हो जाता है, कभी मेरा कलर हो जाता है ब्राउन, इसलिए मैं कलर भी परिवर्तित करती रहती हूँ। मेरे को फर्क नहीं पड़ता, कोई मुझे पहाड़ों का भूत कहे या वाइल्ड कैट कहे, तो पालाज कैट से ये सारी चीज़ें याद आनी चाहिए, ठीक है। बाल घने होते हैं, अभी हमने देखा था, क्योंकि ठंड वाले एरिया में रहती है। चाइना में ये है ना, मंगोलिया का रीजन है, वहाँ पर रहती है तो ठंड ज़्यादा पड़ती है, बाल होंगे तो ठंड से ये रुक सकती है, अपनी भाई रक्षा कर सकती है। कान होते हैं वो गोल होते हैं, भाई ये तो कोई बड़ी बात नहीं बताई, वैसे कान ऐसे होते हैं, सही भी बताइए, इस प्रकार के भी तो कान हो सकते हैं, बट इसके कान कैसे, तो गोल होते हैं, ठीक है। चट्टानी इलाकों में छिपने की क्षमता होती है, कि कान गोल होते हैं उससे चट्टानी इलाकों में छिपने की क्षमता बढ़ जाती है। ये कैसे, मेरे को समझ नहीं आया। कान इसकी ये देखो गोल है, पर भाई छिपने में कैसे काम आएंगे, बड़े बड़े होते दिख जाते, ऐसा कुछ है क्या? होगा कुछ, आई डोंट केयर, जट डोंट केयर भाई, बस वही चीज़ है। तो इतनी चीज़ हमने देख ली, अब और क्या चीज़ है? व्यवहार कैसा करता भाई, इनका भी व्यवहार पढ़ना पड़ रहा है यार, यूपीएससी क्या क्या करवाएगी। बिल्लियों का व्यवहार पढ़ो आप, कुछ और करो ना, अगर बिल्ली पकड़ना सीख जाओगे आप। तो ये रात्रि चर होती है, साले रात्रि में पढ़ते हैं यूपीएससी वालों, आप भी रात्रि चर हो, रात्रि को जागती रहते हो, ठीक है, तो आपको रात्रि चर कहा जाएगा। तो ये भी रात्रि चर होते हैं। असाधारण कौशल, अच्छा असाधारण कौशल होते हैं, प्राकृतिक जो होते हैं ना उसमें अदृश्य रह जाते हैं, गायब, इसलिए कहा जाता है पहाड़ी भूत, तुरंत गायब हो जाते हैं, दिखते नहीं है, क्योंकि कलर एक तो चेंज कर लेते हैं ये, ठीक है, कौशल होते हैं। और रात्रिचर भी होते हैं, ठीक है, नॉकटर्नल होते हैं। कहाँ का देखते हैं ये, मंगोलिया है, चाइना है, तिब्बती पठार है। हैबिटेट की बात कर रहे हैं, आवास की बात कर रहे हैं हम, कि ये कहाँ कहाँ दिखाई देते हैं। तो ये मंगोलिया में भी रहते हैं, चाइना भी, अभी हमने बात करी थी ना कि भाई ठंड के रीजन में रहते हैं, तो मंगोलिया है, चाइना है, तिब्बत के पठार है, भारत के जो हमारे है ना लद्दाख वाला एरिया है, वहाँ पर ये देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें ना जो इस टाइप के होते हैं ना, वो सारी चीज़ें, हिम तेंदुआ है, लिनेक्स है, पालाज कैट है, ये लद्दाख वाला जो एरिया है वहाँ पर दिखाई देते हैं। और ये भारत के अलावा कहाँ कहाँ है, मंगोलिया, चाइना और तिब्बत में देखने को मिलती है, ठीक है। वहाँ पर चरम जलवायु होती है, बारिश बहुत कम होती है, ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो इस प्रकार के एरिया में ये रहती है। कुछ और बात करें तो ईरान, अफगानिस्तान है, या मंगोलिया, चीन में भी ये दिखाई देती है, ये जो पालाज कैट है। भारत में लद्दाख का जो फील्ड है ना वहाँ पर ये दिखाई देती है, जहाँ पर हिम तेंदुआ है, लिनेक्स है, उनके साथ साथ में पालाज कैट भी देखने को मिलती है। ये सबसे छोटी बिल्ली होती है और लद्दाख के ठंडे रेगिस्तान में रहती है, ठीक है। राउंडेड ईयर्स होते हैं, ये कान होते हैं, और ये इन्फॉर्मेशन हम देख ही चुके हैं, बिहेवियर भी देख लिया। नॉकटर्नल होते हैं, रात्रि में ये दिखाई देते हैं, ठीक है। हैबिटेट की बात करें तो मंगोलिया, चाइना में, भारत में लद्दाख में देखने को मिलते हैं, जहाँ स्नो लियोपर्ड होते हैं, लिनक्स होते हैं, पालाज कैट होते हैं, ठीक है भाई। इतनी सी बातें हैं। IUCN में मौज करो, कोई रोकने वाला नहीं है, मौज करो भाई। लिस्ट कंसर्न का मतलब है मौज करो, ये बहुत प्रजाति बैठी है। ह्यूमन के बारे में कभी ऐसा आएगा लिस्ट कंसर्न है, नहीं, मौज करो। ह्यूमन लिस्ट कंसर्न में ही है ना, लिस्ट कंसर्न से भी नीचे अपन तो, भारत में तो नहीं है यार, भारत में तो लिस्ट कंसर्न से भी नीचे है। साइट्स में 2 में है, 1 में है, ठीक है, याद रखने की आवश्यकता नहीं, लिस्ट कंसर्न याद रख लेना। बाकी साइट्स वगैरह तो, साइट्स तो किन के लिए याद रखनी है ना, साइट्स और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, जो स्पीसीज जो इंडेंजर्ड हो ना उनके लिए जरूर याद रखना। इंडेंजर्ड स्पीसीज हो, जो IUCN की इंडेंजर्ड कैटेगरी में आने वाली स्पीसीज हो ना, उनके लिए आप याद रखना साइट की कौन सी अपेंडिक्स में आती है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके शेड्यूल में भी कौन सी आती है। ये क्या होता है, अलग अलग प्रकार की कैटेगरी होती है। अगर जैसे वहाँ पर इंडेंजर्ड है और IUCN की इंडेंजर्ड कैटेगरी में शेड्यूल 1 में है, अपेंडिक्स 1 में, तो इसका मतलब खुश नहीं होना है भाई हम तो फर्स्ट नंबर पर आ रहे हैं, नहीं,
फर्स्ट पे नहीं हो, आप जाने वाले हो, आपकी प्रजाति नष्ट होने वाली है, वही है। ये क्या होता है, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज, ये 2000 अभी COP 14 हुआ था ना 2020 में, उस दौरान इस लिस्ट में भी इसको शामिल किया गया पालाज कैट को। तो ये इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है। IUCN कम चिंता करता है, मौज करो, बस थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन इसके बारे में था। नेक्स्ट आर्टिकल DAP के बारे में। DAP मतलब क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ लेके आई, देखो न्यूज़ व्यूज़ तो भाड़ में जाए, कोई काम की नहीं है हमारे। हम DAP के बारे में बात करते हैं, डाई अमोनियम फॉस्फेट के बारे में बात करते हैं। डाई अमोनियम फॉस्फेट होता है क्या, ये डाई अमोनियम फॉस्फेट, DAP डाई अमोनियम फॉस्फेट। भारत है वो DOP में, जो DAP होता है डाई अमोनियम फॉस्फेट, उसका यूज़ करने वाला दूसरा सबसे बड़ा इस्तेमाल किया जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा किसका इस्तेमाल किया जाता है, उर्वरक के रूप में, फर्टिलाइज के रूप में। भारत में फर्टिलाइज के रूप में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है यूरिया का। भारत में यूरिया है वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला फर्टिलाइजर है। पहला पॉइंट दोस्तों याद रख लो भाइयों, सिंपल सी बात याद रख लो भाइयों, अगर कहीं से कोई पूछ ले भारत में कौन सा उर्वरक है, कौन सा फर्टिलाइजर है वो सर्वाधिक उपयोग किया जाता है, तो वो है यूरिया। तो यूरिया के बाद में सेकेंड नंबर पे कौन आता है, तो वो आता है डाई अमोनियम फॉस्फेट। पहला पॉइंट याद रखिएगा, DAP इज सेकेंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड फर्टिलाइज इन इंडिया आफ्टर यूरिया। यूरिया के बाद में सबसे दूसरे नंबर पे आता है फर्टिलाइज जो कि इंडिया में उपयोग होता है, वो है DAP डाई अमोनियम फॉस्फेट। बार बार देख रहा हूँ, आपको परेशान करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि याद हो जाए भाई, याद करके ही निकलना है। DAP सेकंड नंबर पे आता है, पहले नंबर पे यूरिया आता है फर्टिलाइजर में। किसान आमतौर पर उर्वरक में, उर्वरक का मतलब होता है फर्टिलाइजर, बुआई का मतलब होता है, ये खेती आप जब कर रहे हो ना, स्टार्टिंग में जब आपको है ना फसल वगैरह उगानी है, उसे स्टार्टिंग की जो होती है प्रोसेस, उसे कहा जाता है बुआई। तो ये DAP है ना, उसका इस्तेमाल फसल की बुआई में स्टार्टिंग में किया जाता है, या तो फसल उगाने वाले हो या तुरंत में जो फसल वो की जाती है ना, जहाँ पे वो ट्रैक्टर से निकाली जाती है, उस टाइम में इसको छिड़क दिया जाता है। किसको, जिसे DAP को। इससे क्या होता है, DAP में क्या होता है, फॉस्फोरस होता है। फॉस्फोरस के कारण वहाँ की जो जड़ें होती हैं वो तुरंत तीव्र गति से विकसित होते हैं, इसलिए इसको स्टार्टिंग में यूज किया जाता है। फसल के स्टार्टिंग में, फसल बोने से पहले इसका उपयोग किया जाता है DAP का। DAP में 46% होता है पोटेशियम और 18% होता है नाइट्रोजन। DAP में क्या होता है, 46% होता है पोटेशियम होता है और 18% होता है वो नाइट्रोजन होता है। किसान सबसे ज़्यादा किसको यूज़ कर रहे थे, सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे थे यूरिया को, और यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है। यूरिया जिसमें 46%, 46% क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। और DAP में क्या होता है, DAP मतलब डाई अमोनियम फॉस्फेट, इसमें 46% फॉस्फोरस होता है, 18% है वो नाइट्रोजन होता है। 2 पॉइंट आपको समझ में आ गया। एक तो हमने ये देखा कि DAP में क्या होता है और एक यूरिया में क्या होता है, किसकी मात्रा कितनी होती है। ये पॉइंट यार क्वेश्चन आ सकता है घुमा फिरा के, UPSC कुछ भी पूछ सकती है, तो याद रख लो करो, ये सारी चीज़ें याद रखने लायक है। और इसे करंट अफेयर मत समझो, ये आपकी स्टैटिक्स का सारा पार्ट है। फॉर्मली अप्लाई पहले यूज़ किया जाता है, DAP 46%, 18% और ये 46%, ठीक है, नाइट्रोजन। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। फिर वाई इज DAP इम्पोर्टेंट फॉर फार्मर, किसानों के लिए ये महत्वपूर्ण क्यों है भाई, क्यों है, क्योंकि किसानों को चाहिए उपज, ज़्यादा उपज चाहिए, तो ये एक फर्टिलाइजर है, उर्वरक है, और उसको बढ़ाएगा तो कम की चीज़ें। तो DAP डाई अमोनियम फॉस्फेट है, दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला फॉस्फोरस है। ये जो फॉस्फोरस दुनिया में इस्तेमाल किए जाते हैं उनमें DAP सर्वाधिक इस्तेमाल किए जाने वाला फॉस्फोरस है। ये पौधों के पोषण के लिए फॉस्फोरस और नाइट्रोजन F और N का बेहतरीन सोर्स है। पौधे होते हैं, ठीक है, उनको आवश्यकता पड़ती है न्यूट्रिएंट्स की। न्यूट्रिएंट मतलब होते हैं पोषक तत्व, ठीक है, पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। कौन कौन से पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, फॉस्फोरस की आवश्यकता होती है, पोटेशियम की आवश्यकता होती है, नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, अलग अलग उनको पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। ये जो DAP है इसमें फॉस्फोरस भी अच्छी मात्रा में है, इसमें नाइट्रोजन भी अच्छी मात्रा में है, इसलिए इन दोनों का एक बेहतरीन सोर्स है, इसलिए भी किसानों को आवश्यकता होती है पौधों की ग्रोथ के लिए। यह अत्यधिक घुलनशील होता है, सोल्यूबल होता है, तुरंत घुल जाता है, तुरंत मिट्टी में घुलेगा तो उसके पोषक तत्व हैं अच्छे से घुल जाएंगे, तो वो ग्रोथ ज़्यादा करेगा। एक ऐसी चीज़ है जो आप शरीर में खा लोगे बट वो पचेगी नहीं, तो आपकी हेल्थ के लिए वो बेनिफिट है ही नहीं, चाहे वो कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, बट वो पच ही नहीं रही है, डाइजेस्ट ही नहीं हो रही, तो आपको हेल्थ को बेनिफिट कैसे करेगी। तो वैसे है कि ये DAP है वो घुलनशील है, घुलेगा तो आपकी वो है जो पौधे वगैरह होंगे उनके ऑटोमेटिक हेल्प करेगा। तो ये अत्यधिक घुलनशील होता है, इसलिए मिट्टी में जल्दी घुल जाता है,
खुल जाएगा तो वो हेल्प कर देगा। डीएपी है वो क्षारीय होता है, इसका जो गुण है, इसका जो नेचर है वो कैसा होता है, एल्कलाइन नेचर होता है। एल्कलाइन मतलब एक होता है बेसिक होता है, सॉरी इसका बेसिक नेचर एल्कलाइन नहीं है, नेचर इज डेवलपिंग डिजोल्व, उसमें अच्छे से डिजोल्व हो जाता है। और इसका जो नेचर होता है एल्कलाइन क्षारीय होता है, एक होता है बेसिक एक तो क्षारीय, तो ये एल्कलाइन नेचर का होता है, अच्छे से घुल जाता है और बेनिफिट ज़्यादा प्रोवाइड करता है। और ज़्यादातर जो रबी की फसलें होती है ना, गेहूँ सरसों वगैरह, उसमें डीएपी का यूज बहुत ही ज़्यादा होता है। इसकी आपूर्ति में किसी भी समय अगर देरी कर दी तो नुकसान भी हो सकता है। तो यही है वर्ल्ड में मोस्ट वाइडली यूज होने वाला फर्टिलाइजर है। इसमें फॉस्फोरस और नाइट्रोजन अच्छे मात्रा में है, इसलिए बेनिफिशियल है। इसके साथ ही साथ में ये डिजोल्व फास्ट होता है, फास्ट डिजोल्व होता है, बेनिफिट है। एल्कलाइन इसका नेचर है, इसलिए भी बेनिफिट होता है। रबी की क्रॉप होते हैं उसमें सर्वाधिक यूज किया जाता है। देरी करोगी तो अप्लाई में अगर डिले करोगी तो इसका एडवर्सली इम्पैक्ट भी पड़ेगा। यही बातें इसमें की गई है। अब हमारी है ना डीएपी पर निर्भरता बहुत दूसरे देशों पर ज़्यादा है। हम जो डीएपी है इनको कहाँ इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते तो हमें नुकसान होता है। तो इसकी निर्भरता को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या कदम उठाए, तो भारत सरकार के द्वारा डीएपी की जो निर्भरता इसे कम करने के लिए कुछ कदम उठाए गए। क्या कदम उठाए? सबसे पहले दूसरे देश होते हैं ना विदेश, उनमें क्या अलग अलग कंपनियां होती हैं उनकी जो डीएपी को प्रोड्यूस करती है। तो भारत की कुछ कंपनियां हैं। कौन सी कंपनी है भारत की? ये जो कंपनी का नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ये जो कंपनी है ना इसका नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं। इस कंपनी ने ये जो डीएपी बनाने वाली कंपनी थी सेनेगल की, इसमें 45% इक्विटी ली है। मतलब ये देखो, इतना पॉइंट आपको कुछ भी याद नहीं रखना। तो ऐसा अगर कहीं लिखना हो, भारत है अपने इंपोर्ट को कम करने के लिए, अपना जो फर्टिलाइजर इंपोर्ट है उसे कम करने के लिए कुछ प्रयास कर रही है। तो हाँ, भारत सरकार है वो प्राइवेट सेक्टर के साथ में मिलकर, निजी सेक्टरों के साथ में मिलकर हमारा जो भी फर्टिलाइजर इंपोर्ट है उसको कम करने का कोशिश कर रही है। जैसे कि हमारी जो निजी कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनियां हैं, वो दूसरे देशों में जाकर उनकी कंपनियों को एक्वायर कर रही है, वहां पर जो शेयर है उसमें भागीदार बन रही है। इससे क्या होगा, भारतीय कंपनियों को वहाँ हिस्सेदारी होगी, तो हमारी इंपोर्ट तो रहेगा, बस उसका बेनिफिट है हमारी इंडियन कंपनियों को होगा। ठीक है, इस प्रकार के कदम उठा रही है। साथ ही साथ में भारत सरकार है वो दूसरी जो भी कंपनियां हैं हमारी जो उर्वरक की आवश्यकता उसे पूरी करने के लिए साझेदारी भी बढ़ा रही है, उनके साथ में पार्टनरशिप भी बढ़ा रही है। घरेलू स्तर है हमारा जो डोमेस्टिक है वहाँ पर भी कोशिश कर रही है कि किसी भी प्रकार से पोटेशिक जो अयस्क होते हैं, जो ओर होते हैं, पोटेशिक ओर होते हैं, उसको भी कोशिश कर रही है कि इनको खोजा जाए भारत से। तो राजस्थान है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में इस प्रकार की कोशिशें की जा रही है भारत सरकार के द्वारा। तो वही है एनकरेज जॉइंट वेंचर अब्रॉड में जॉइंट वेंचर को गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है। एक्सप्लोर पोटेंशियल पोटासिक और जो पोटासिक और होते हैं, अयस्क होते हैं, उसे डोमेस्टिकली खोजने की भी भारत सरकार के द्वारा कोशिश की जा रही है। ठीक है, ये सारी चीज़ें की जा रही है। भारत में उर्वरक उद्योग यानी कि जो उर्वरक इंडस्ट्री होती है ना, भारत में मुख्य ना 8 कोर इंडस्ट्री है। कोर का मतलब होता है मुख्य। भारत में कोर इंडस्ट्री कितनी है? 8। उन 8 में से उर्वरक इंडस्ट्री है वो भी शामिल है। इसका जो परसेंटेज है वो तो कम है, बट 8 में है उर्वरक है वो शामिल है। ठीक है, इसका कम हिस्सा होने के बावजूद भी 8 जो ये उर्वरक उद्योग है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, ये भी बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट आती है क्योंकि ये 8 कोर इंडस्ट्री में शामिल है। ये जो है ना अलग अलग टाइप में डिवाइड होते हैं, जैसे कि हमारे पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इनके अकॉर्डिंग इनको वर्गीकृत किया जाता है। तो उर्वरक है 2 प्रकार के होते हैं, फर्टिलाइजर 2 प्रकार के होते हैं। पहला है प्राथमिक उर्वरक यानी कि प्राइमरी फर्टिलाइजर, ये है ना पोषक तत्वों पर डिपेंड करता है, न्यूट्रिएंट्स पे डिपेंड करता है। NPK, N का मतलब नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस और पोटेशियम, ये 3 होते हैं। इनके अकॉर्डिंग नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा है उसे यूरिया कहा जाएगा, फॉस्फेट की मात्रा ज़्यादा है उसे DAP डाई अमोनियम फॉस्फेट कहा जाएगा, पोटासिक की ज़्यादा मात्रा है उसे म्यूरेट ऑफ पोटास कहा जाएगा, MOP कहा जाएगा। तो ये किस पे डिपेंड करता है? ये पोषक तत्व यानी कि न्यूट्रिएंट्स पे डिपेंड करता है। प्राइमरी उर्वरक है, ठीक है, प्राथमिक उर्वरक है, वो पोषक तत्वों पर डिपेंड करता है। अगर NPK में किसकी मात्रा ज़्यादा है, किसका जो अनुपात ज़्यादा है, वो उससे संबोधित किया जाएगा। अगर नाइट्रोजन है तो यूरिया, फॉस्फेटिक है तो DAP, और पोटास ज़्यादा है तो उसे म्यूट्रेस ऑफ पोटास कहा जाएगा। फिर आता है सेकेंडरी में कौन कौन से आते हैं? कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सल्फर है, ये भी अलग अलग प्रकार की फर्टिलाइजर है। फिर उससे नीचे में कौन कौन से? आयरन है, जिंक है, बोरान है, क्लोराइड है, ये भी एक प्रकार के फर्टिलाइजर है जो शामिल होते हैं। वैसे इनकी आवश्यकता पड़ती नहीं है, मुख्य रूप से वही थे। 8 कोर इंडस्ट्री कौन कौन से? ये देख लो, सबसे ज़्यादा वेटेज है रिफाइनरी का, जहाँ पर ऑयल वगैरह रिफाइन किया जाता है। उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी, ये याद रखना UPSC इनके असेंडिंग डिसेंडिंग कैसे भी करके क्वेश्चन पूछती है, पूछ भी चुकी है और पूछ दी भी है। सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है?
रिफाइनरी का है, उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी का है, उसके बाद में ये स्टील का है, उसके बाद में कोल का है, उसके बाद में कौन सी आती है, क्रूड ऑयल आती है, क्रूड ऑयल के बाद में नेचुरल गैस आती है, उसके बाद में सीमेंट आती है, उसके बाद में फर्टिलाइजर है। तो रिफाइनरी का आर ले लो, आर के बाद में ई ले लो, इलेक्ट्रिसिटी आर ई, फिर कौन कौन सा आर ई एस स्टील आ गया, रिफाइनरी इलेक्ट्रिसिटी स्टील, उसके बाद में कोल आर ई एस सी कोल आ गया, आर ई एस सी आ गया, उसके बाद में क्रूड ऑयल आर ई एस सी क्रूड ऑयल आ गया, उसके बाद में कौन सा आ गया, उसके बाद में नेचुरल गैस आ गया, उसके बाद नेचुरल गैस आ गया, उसके बाद में सीमेंट आ गया, उसके बाद में फर्टिलाइजर आ गया। तो आर ई एस सी चार ये लो, आर ई एस सी, और फिर सी एन सी एफ, आर ई एस सी सी एन सी एफ, आर ई एस सी रिफाइनरी इलेक्ट्रिसिटी स्टील, रिफाइनरी इलेक्ट्रिसिटी स्टील और क्रूड ऑयल। फिर कौन सा है, फिर है सीमेंट, फिर नेचुरल गैस, सीमेंट और फर्टिलाइजर। ये है। तो 8 इंडस्ट्री को याद रखना, असेंडिंग डिसेंडिंग कैसे भी करके यूपीएससी क्वेश्चन पूछती तो आपको इसका आंसर आना ही चाहिए। ठीक है, 8 कोर इंडस्ट्री थी, इसके बारे में हम देख चुके हैं। तो अब ये तो किस प्रकार से वो सब्सिडी वगैरह है, पहले क्या सब्सिडी नहीं दी जाती थी, फिर इसकी कीमतें बढ़ गई थी, तो धीरे धीरे सब्सिडी है वो स्टार्ट कर देगी भारत में। तो ये सब्सिडी के बारे में था। 2010 में है ना, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, ठीक है, केमिकल और फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री है, उसके अंतर्गत एक डिपार्टमेंट है। ये जो है उस डिपार्टमेंट का नाम है फर्टिलाइजर डिपार्टमेंट। इसके द्वारा इस सब्सिडी को मैनेज किया जाता है। यानी कि जो हमारी सब्सिडी होती है किस पे आधारित, पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स के आधार पर, न्यूट्रिएंट्स के आधार पर जो सब्सिडी दी जाएगी वो फर्टिलाइजर के लिए सब्सिडी दी जाएगी। ये जो सब्सिडी है इसे 2010 में स्टार्ट किया गया था। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, केमिकल और फर्टिलाइजर जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा स्टार्ट किया गया था। कौन इसे मैनेज करता है, इसे उर्वरक मिनिस्ट्री, अरे उर्वरक डिपार्टमेंट यानी कि फर्टिलाइजर डिपार्टमेंट है, उसके द्वारा इसे क्रियान्वित किया जाता है, लागू किया जाता है। इसमें ग्रेड वाइज सब्सिडी दी जाती है, पोटासिक की मात्रा कितनी है, फॉस्फोरस की मात्रा कितनी है, पोषक तत्व की आवश्यकता कितनी, उस आधार पर ये सब्सिडी दी जाती है। ये जो सब्सिडी होती है ये डायरेक्ट किसको दी जाती है, जो प्रोड्यूस करता है, सब्सिडी बनाता है ना, जो निर्माता है, दुकानदार है, उनको दे दी जाती है। किसानों को सब्सिडी नहीं जाती है, किसानों को तो डायरेक्ट कम कीमत पे वही प्रोवाइड की जाती है। फॉर एग्जांपल, आप एक पेन लेने गए, पेन की वैसे कीमत 100 रुपये है, सरकार ने 90 रुपये की कीमत किसको दे दी, इस कंपनी को, मालिक को दे दी, 90 रुपये की सब्सिडी दे दी। अब पेन कितने की पड़ी, 10 की, आपको ओनली 10 की पड़ी। ऐसा नहीं कि आप 100 में खरीदो फिर 90 रुपये आपके अकाउंट में कर दो, ऐसा नहीं कर रही सरकार। सरकार डायरेक्ट 90 रुपये की सब्सिडी है वो डायरेक्ट उस मालिक को दे दिए, ताकि क्या हो रहा है, आप पर लोड ना पड़े। अगर डायरेक्ट आप पे लोड दिया जाए तो ये काफ़ी क्या है ना, प्रोसेस लंबा हो जाता है, ऐसे घुमा फिरा के होता है, किसानों को कई बार मिलता नहीं है, कई बार कोई दिक्कत भी आ जाती है, तो किसान परेशान ज़्यादा रहते हैं। इसलिए डायरेक्ट उनको ही सब्सिडी दे दो और वही सस्ते दाम में प्रोवाइड कर दे, इससे अच्छा तो क्या ही हो सकता है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ देखने को मिलती है। और गवर्नमेंट को क्या डेटा मिल जाता है, भाई कोच ने कितनी खरीदी है, कितनी बेची है, वो गवर्नमेंट को डेटा मिल जाता है। तो ये न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम के बारे में था। ठीक है, तो ये पूरा डिस्कशन जो हमारा था, ये पूरा आर्टिकल था। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है, सीबीआई के लिए राज्य की सहमति। सिंपल सा आर्टिकल है, सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसको किसी भी राज्य में इन्वेस्टिगेट करना, जांच करनी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, राज्य से सहमति लेनी पड़ेगी। ये एक होती है सामान्य सहमति, एक होती है विशिष्ट मामलों की सहमति। यानी कि एक अधिनियम है, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, इस अधिनियम के तहत सीबीआई को पावर दी गई है। ठीक है, इस अधिनियम के तहत ही सीबीआई काम करती है। वैसे सीबीआई के लिए अलग से कोई एक्ट नहीं बनाया गया है, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम है, ठीक है, 1946 का, इसके तहत ही सीबीआई काम करती है। बट इसमें एक बात लिखी गई है कि अगर सीबीआई को किसी भी राज्य में जांच करनी है तो उसके लिए संबंधित राज्य से, जैसे कि पश्चिम बंगाल में जांच करनी है तो पश्चिम बंगाल की सरकार से उसको अनुमति लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही सीबीआई वहां जाके जांच कर सकती है। ये बात इसके अधिनियम में ही लिखी गई है। बट यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में एक मामला गया था, तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई मामला है केंद्र सरकार का है, केंद्र सरकार को कोई मामला है और कर्मचारी है वो भी केंद्र सरकार का है, जैसे कि आप आईएएस बनते हो, इसका मतलब आईएएस तो केंद्र सरकार का ही कर्मचारी हो गया ना, अधिकारी, तो आप आईएएस बने, केंद्र सरकार के अधिकारी हो। आपकी पोस्टिंग कहाँ आ गई, आपकी पोस्टिंग आ गई तमिलनाडु में, यानी कि आप कर्मचारी किसके हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के हो। पोस्टिंग कहाँ आ गई, तमिलनाडु, जो कि दूसरा राज्य है। ठीक है, तमिलनाडु में आप काम कर रहे हो, वहां पर आपको कोई भी आरोप लगता है, ठीक है, कोई भी आपने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, कुछ और आरोप लग गया, अब केंद्र सरकार चाहती है आपके खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम या किसी और अधिनियम के तहत आप पर जांच करना चाहती है, सीबीआई की जांच करना चाहती है। तो इसके लिए क्या सीबीआई को
जांच करने के लिए सीबीआई को क्या राज्य की अनुमति लेनी पड़ेगी। अब इसी प्रकार का जो मामला है ना अभी देखने को मिला था। अभी क्या हुआ था, आंध्र प्रदेश में एक मामला आया था जहां आंध्र प्रदेश में एक सेंट्रल गवर्नमेंट का कर्मचारी था, उसके खिलाफ क्या था, एक अपराधी मामला चल रहा था, भ्रष्टाचार का मामला था। तो अब सीबीआई उस पर जांच करना चाहती थी, बट सीबीआई जैसे वहां जांच करना गई तो ये मामला चला गया हाई कोर्ट का। तो आंध्र प्रदेश की जो हाई कोर्ट है उसने कहा कि आप है ना आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट की परमिशन के बिना है ना इस कर्मचारी पर, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कर्मचारी था, उसके खिलाफ आप जांच कर नहीं सकते हो। फिर उसके बाद में सीबीआई ये मामला लेके गई सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर कोई कर्मचारी है केंद्र सरकार का है और राज्य में काम कर रहा है, अगर उसने भी किसी कोई भी आपराधिक गतिविधि में शामिल है और वो कानून है केंद्र सरकार का है, तो केंद्र सरकार चाहे तो सीबीआई से जांच करवा सकती है और उसके लिए राज्य की अनुमति की, राज्य की सहमति की आवश्यकता नहीं है। बस इतना सा सिंपल सा पॉइंट है कि नॉर्मल मामलों में आवश्यकता पड़ती है, पर केंद्र सरकार का कोई कर्मचारी है तो सीबीआई को परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं। तो आईएएस बन रही हो तो सतर्क रहना, सीबीआई आपको कभी भी धर सकती है अगर आप गलत करोगे तो। बस इतनी चीज़ ध्यान रखना है। उसके बाद में जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति है, चर्चा में इस वजह से है कि पहले इससे मेंबर बनते थे। जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति है, इसके लिए सदस्य बनेंगे वो विशेषज्ञ होने थे, स्पेशलाइज्ड होते थे। तो अब क्या किया गया है, होम मिनिस्ट्री के द्वारा होम मिनिस्ट्री नहीं, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, उनके द्वारा नियमों में कुछ परिवर्तन किए गए हैं। तो इसके लिए ये चर्चा में आई है। अब क्या नियम परिवर्तित किए गए हैं, तो इन्होंने कहा है कि कोई भी विशेषज्ञ है जिसको जेनेटिक इंजीनियर मूल्यांकन समिति इसका सदस्य बनना है, तो आपके जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, जो भी आपके हितों के टकराव है, उसका पहले से बताना होगा कि मेरे इससे रिलेटेड ये हितों के टकराव है। हितों के टकराव मतलब कैसे, आप है ना एक जिले के आप आईएएस बन गए हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप वो किसी जिले के, जैसे जयपुर के आप आईएएस बन गए हो फॉर एग्जाम्पल। अब आप हो भी कहाँ के, लोकल भी आप जयपुर के हो, आईएएस भी जयपुर के बने हो और हो भी आप जयपुर के, तो आपके हितों का टकराव होगा क्योंकि वहाँ आप अपने लोगों को ही सपोर्ट करोगे, ऑब्वियस चीज़ है, ठीक है ना, सीधी सी बात है ना। आप वहीं के आईएएस बन के जहाँ के आप हो तो आप उन्हीं लोगों को सपोर्ट करेगा ना, तो सीधी बात है। तो इसे कहा जाता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये जो विशेषज्ञ हैं जिसे जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति में शामिल होना है, तो उसके आपको पहले बताना होगा कि आपके इससे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है या नहीं है। बात करें जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति की, तो ये है ना क्या करती है, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो बीज होते हैं ना उसके रिलेटेड नियम बनाने वाली, उसे रेगुलेट करने वाली सर्वोच्च बॉडी है, एपेक्स बॉडी है, इंडिया की एपेक्स बॉडी है, जो जेनेटिक्स से रिलेटेड जो भी मुद्दे होते हैं उनको देखने के काम करती है। यह एक स्टेचरी यानी कि वैधानिक समिति है। इसे एक गवर्नमेंट के द्वारा एक रूल के द्वारा बनाया गया था। ये रूल क्या है, ये सारा रूल लिखा है, खतरनाक सूक्ष्म जीव, आनुवांशिक इंजीनियरिंग, कोशिका विनिर्माण, निर्यात भंडारण के लिए नियम 1989 के नियम है। इसके तहत जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति को बनाया गया था। ये जो नियम है ना, ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत बनाए गए हैं। ये जो 1989 के नियम है, ये 1986 का जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इसके तहत बनाए गए हैं। जिम्मेदारियाँ क्या है, वही आनुवांशिक से रिलेटेड जो भी डीएनए वगैरह चेंज करना है, अनुसंधान करना है, वो सारे इसकी जिम्मेदारी है, उसको देखना करना इसी की जिम्मेदारी है। तो यही चीज़ें करेगी थी। एपेक्स रेगुलेटरी बॉडी है, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग कमेटी है, एपेक्स बॉडी और नियम बनाएगी, इतनी सी बात है। नेक्स्ट आर्टिकल है ह्यूमन मेटाम्यूनो वायरस के बारे में। ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। अभी देखो आपने है ना बहुत ज़्यादा सुना होगा, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस है, एचएमपीवी चर्चा में बहुत ज़्यादा बना हुआ है। चाइना एक बार फिर से कोरोना आ गया है, चाइना एक बार फिर से बर्बादी के कगार पे। साले गधे खाते हैं ये लोग, है ना, चाइनीज़ लोग खाते कुछ ना कुछ खा लेते हैं और बीमारी लेके आ जाते हैं। आपने जितनी भी बीमारियाँ आती हैं आज के टाइम में, वो चाइना लेके आता है। इतना बर्बाद नेशन बन गया है, ये चाहता है कि बाकी देशों को भी मार दूँ, ऐसी पता नहीं क्या ही चाहता है ये। तो अभी नया वायरस लेके आया, क्या वायरस लेके आया, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। बात करें ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस की, तो कहाँ से आया, चाइना से आया, गधे खाने वाले देशों से आया। 14 साल से कम उम्र के बच्चे, उनमें ज़्यादा देखा जाता है। ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस में क्या है, सर्दी जुकाम जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। सबसे पहले 2001 में ये देखा गया था, तब से देखा जा रहा, अभी तक इसकी दवाई नहीं मिली है। 2001 में इसकी पहली पहचान हुई थी। ये न्यूमो वायरस है, उसी परिवार से आता है और ये हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है ना, श्वसन वाला सिस्टम, उसको ये प्रभावित करता है। कैसे फैलता है, ट्रांसमिशन कैसे होता है, संचरण एक व्यक्ति पर्सन टू पर्सन में भी हो सकता है, सरफेस टू पर्सन,
इंसान से इंसान में फैल सकता है, छत वगैरह पे कहीं पे भी अगर उसका वो गिर जाए ना तो वहाँ से भी फैल सकता है। खांसी, बुखार, नाक दर्द, सांस लेने में तकलीफ, ये सारी चीज़ें होगी। कोई दवाई उपलब्ध नहीं है, आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। वही कोविड वाले इसके नाटक के, दवाई नहीं दूंगा मैं, इंजेक्शन नहीं दूंगा मैं, वैक्सीन नहीं दूंगा मैं, ध्यान रखने रखो, मास्क पहनो, वही चीज़ें हैं, उसके नाटक है। नेक्स्ट है रानू वेलु नेचियार के बारे में। रानू वेलु नेचियार जी के बारे में है। बात करें इनकी, अभी तो जन्मदिन था, इनको सेलिब्रेट किया गया था, इस वजह से चर्चा में है। बात करें रानू वेलु नेचियार जी के बारे में तो ये रामनाथपुरम तमिलनाडु में वहाँ की राजकुमारी थी, और रामनाथ जी है साम्राज्य जी वहाँ के जो शासक थे वहाँ की पुत्री थी। और तमिल लोग ऐसे वीर मंगलई के नाम से भी जानते हैं, काफ़ी फेमस थी ये वीर मंगलई के नाम से भी। शिवगंगा राज्य की शासक बनी थी अपने पति की मृत्यु के बाद में। कई भाषाओं की भी ये जानकार थी। पहला जो ह्यूमन बॉम्ब है वो इनके द्वारा भी बनाया गया था, मानव बॉम्ब है वो इनके द्वारा बनाई गई थी। कई महिलाओं को इन्होंने ट्रेन किया और अपनी एक संगठित सेना बनाई थी। हैदर अली के साथ में मिलकर, गोपाल नायकर के साथ में मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ा था। तो काफ़ी पहली जो महिलाओं में से एक थी, जो पहली जो रानियाँ थी जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी थी, उनमें से ये एक थी। तो जिनके साहस है, इनके नेतृत्व है, इनके लिए हम इनको सलाम करते हैं। आप टाइम देख सकते हो कि 1730 के और 1796 के बीच में इनका जन्म हुआ था। तो कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी उस समय। महिलाओं की भूमिका से रिलेटेड कुछ लिखना हो तो वहाँ पे इनके बारे में भी आप जिक्र कर सकते हो कि कुछ ऐसे अनसंग वॉरियर थे, कुछ ऐसी महिला थी जो इन्होंने भूमिका निभाई थी जिसके बारे में हम आज भूल चुके हो। ऐसा कुछ लिख सकते हो मेंस में वगैरह में। नेक्स्ट है द्वीपीय विकास एजेंसी, ठीक है। द्वीपीय मतलब आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी के बारे में है। इसकी 7वीं बैठक हुई थी, केंद्रीय गृह मंत्री जी ने की थी। 2017 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये द्वीप जो होते हैं ना हमारे आइलैंड, अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, उनके विकास के बारे में ये काम करती है। तो यही द्वीपीय विकास एजेंसी के बारे में इतना सही बात थी, ज़्यादा कोई बात है नहीं। और ये है नेशनल स्पोर्ट अवार्ड के बारे में। गुकेश जी को कौन सा मिला है? चेस में मिला है, मेजर ध्यानचंद अवार्ड मिला है गुकेश जी को। उसके बाद में हरमप्रीत सिंह जी को हॉकी में मिला है, प्रवीण कुमार जी को पारा एथलेटिक में मिला है, मनु भंडार जी को शूटिंग में मिला है। कौन सा मिला है? ये मेजर ध्यानचंद अवार्ड मिला है। और कल हमने इसके बारे में डिस्कस भी करा था। फिर द्रोणाचार्य अवार्ड भी कुछ लोगों को मिला है, सुभाष राणा जी को है, दीपाली जी को है, संदीप जी को है। तो यूपीएससी नहीं, अदर जो भी एग्जाम हो, ये सारे अवार्ड याद होने चाहिए। यूपीएससी नहीं पूछता अवार्ड के बारे में, बहुत ही कम होता है। कोई फेमस अवार्ड वगैरह होता है ना, उसके बारे में पूछता है। फिर भी एक बार इसलिए आप देख सकते हो। नेशनल स्पोर्ट अवार्ड के बारे में हमने बात करा था। जो खेलों में अच्छी योजना वगैरह करता है, जो खेलों में उत्कृष्ट जो बात करता है, उत्कृष्ट को काम करता है, अच्छा काम कर लेता है, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। कौन इसको आवंटन करता है? युवा मामलों के जो मंत्रालय, खेल मामलों के मंत्रालय, उनको द्वारा बांटे जाते हैं। और देते कौन है? एक तो अनाउंस करना है, वो अलग होता है, देना अलग होता है, ठीक है। आईफा वगैरह अवार्ड दिए जाते हैं। देने वाला आदमी अलग होता है, अनाउंस करने वाला अलग होता है। तो जो देने वाले राष्ट्रपति जी होते हैं, अनाउंस करने वाला है खेल मंत्रालय है। हमारे जो खेल मंत्री, स्पोर्ट मिनिस्टर, वो अवार्ड अनाउंस करते हैं, देते राष्ट्रपति जी है। इतनी चीज़ आपको याद होनी चाहिए। मेजर ध्यानचंद अवार्ड है, 6 अवार्ड की ग्रुप है। ये मेजर ध्यानचंद अवार्ड है। 1991-92 में इसको शुरू किया गया था। मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर पदक दिया जाता है और नकद वगैरह भी दिया जाता है। फिर अर्जुन पुरस्कार है, फिर द्रोणाचार्य पुरस्कार है जो कोच को दिया जाता है, 1985 में शुरू किया गया था, ठीक है। फिर अर्जुन लाइफ टाइम अवार्ड है, ठीक है, अर्जुन लाइफ टाइम अवार्ड है। फिर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद अवार्ड है, ये 55-56 में शुरू किया गया था, ये यूनिवर्सिटी को दिया जाता है। फिर राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार है, ये भी ऐसे संस्थानों को दिया जाता है जो खेल को प्रोत्साहित करने का काम कर रही है, ठीक है। तो ये पूरा अवार्ड से रिलेटेड था। ये क्वेश्चन भी एक दिया गया है यूपीएससी का, ये इसको भी आप देख सकते हो। तो आज की डिस्कशन में इतना ही था। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। तब तक आप सब अपना ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।